अपना टॉपिक जो चल रहा है डिटरमिनर्स, उसी को आगे बढ़ाते हैं। डिटरमिनर्स, जैसा कि आपको पहले बताया है, डिटरमिनर्स आर फिक्सिंग वर्ड्स। अब ये फिक्सिंग वर्ड से क्या मतलब है? व्हाट डू दे फिक्स? डिटरमिनर्स फिक्स द पोजीशन ऑफ ए नाउन। दे फिक्स द पोजीशन ऑफ ए नाउन। दैट मीन्स they announce that a noun is coming, a noun is about to come. That means these words are followed by noun. This is the basic concept about determiners, that they fix the position of a noun. Now there are so many categories of determiners, so many types of determiners. आर्टिकल्स आर ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पहले बताया था। आर्टिकल्स भी इसके अंदर आते हैं, आर्टिकल जो कि हम कर चुके हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन, और डेफिनिट आर्टिकल द, ये हम कर चुके हैं। ये सब के सब क्या हैं? डिटरमिनर का ही पार्ट है, बिकॉज ऑल दीज आर फॉलोड बाई नाउन। इनके बाद में नाउन जरूर आता है, चाहे वो आर्टिकल ए है, आर्टिकल एन है, चाहे डेफिनेट आर्टिकल द है, इन सब के बाद में कोई ना कोई नाउन आता है, इसलिए ये डिटरमिनर का ही पार्ट है। अब इसके अलावा कुछ और डिटरमिनर्स हैं जो कि हम करेंगे। सम अदर डिटरमिनर्स, जैसे दिस है, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? ये भी डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल्सो फॉलोड बाई नाउन। जैसा कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, दिस बॉय इज very intelligent. Now you can see that in this sentence this is immediately followed by a noun. इसके तुरंत बाद में नाउन आ रहा है, बॉय आ रहा है। That means it is fixing, this word this is fixing the position of a noun. इसने आते ही क्या किया? नाउन की पोजीशन को फिक्स कर दिया कि यहाँ किसके तुरंत बाद में नाउन आएगा ही आएगा। तो इट इज ए डिटरमिनर। दूसरा एग्जांपल, दैट building is very high। अब इस सेंटेंस में देखें, दैट जो वर्ड है उसके तुरंत बाद में नाउन आ रहा है, बिल्डिंग। बिल्डिंग इज ए नाउन। दैट मीन्स द पोजीशन ऑफ दिस नाउन हैज बीन फिक्स्ड बाय दिस वर्ड दैट, सो इट ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डिटरमिनर। इस तरह से ये तो बात हुई, ये दोनों क्या है? इनके ये सिंगुलर हैं, और नाउन अगर प्लूरल में आता है तो उसके लिए अपने पास वर्ड्स हैं दीज और दोज। फॉर एग्जांपल, दीज स्टूडेंट्स, these students are very naughty। these students are very naughty, ये स्टूडेंट्स बहुत ही नटखट हैं। अब इसमें आप देखो कि these के बाद में स्टूडेंट्स आ रहा है, ये भी नाउन है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में और इसमें? ये अब प्लूरल आ रहा है, और इसीलिए क्योंकि बहुवचन है इसलिए यहाँ पे दीज का यूज़ किया गया है। लेकिन जो अपनी प्राइमरी कंडीशन है कि इनके बाद में तुरंत नाउन आना चाहिए, वो कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है।
और इसलिए ये भी डिटर्मिनर की कैटेगरी में आता है। दीज स्टूडेंट्स आर वेरी नॉटी, तो इसमें दीज जो है वो डिटर्मिनर है। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल, दोज एप्पल्स आर very sweet. Now in this sentence, those, the word those is also followed by noun apples, and it is in plural, and that's why we have used those. So these four words, this, that, these, these fall in the category of determiners. ये determiner है। आपको क्या है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, रटने से काम नहीं चलेगा। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, फिर जैसे मर्जी क्वेश्चन आए घुमा के फिरा के, कैसे भी कोई क्वेश्चन चाहे रिटन में या इंटरव्यू में, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो डिटर्मिनर का जैसे मैंने आपको बताया, इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन, डेफिनिट आर्टिकल द, उसके अलावा इनडेफिनिट प्रोनाउंस और कई सारे वर्ड्स हैं जो कि डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये नाउन की पोजीशन को फिक्स करते हैं या एक तरह से अनाउंस करते हैं कि अब नाउन आने वाला है, इनके बाद तुरंत बाद में नाउन आएगा, चाहे वो सिंगुलर में आए चाहे प्लूरल में आए, एक वचन हो या बहुवचन हो, नाउन आएगा ही आएगा जरूर, इसलिए डिटर्मिनर कहलाते हैं। इसके अलावा और भी अपने डिटर्मिनर्स हैं, उनको भी देखते हैं अब। ये हो गए, और इसके अलावा जैसे सम है और एनी है, मच है और मैनी है, मोस्ट है, ये सब भी डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। तो सम और एनी, इनमें क्या डिफरेंस है? सम का मतलब कुछ, एनी का मतलब कुछ या कोई, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये अपन को देखना है। जैसे एग्जांपल, some students of our class got scholarship. He needs some money. There isn't any money in my purse. Is there
any milk in the jug. Now the basic difference, I just wanted to tell you what is the basic difference between some and any, because both are determiners. ये भी डिटरमिनर है, ये भी डिटरमिनर है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं, सम स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास गॉट स्कॉलरशिप, कुछ हमारी क्लास के कुछ छात्रों को स्कॉलरशिप मिली। ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, ही नीड सम मनी, उसको कुछ पैसों की आवश्यकता है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस जो है, देयर इजंट एनी मनी इन माई पर्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे नॉट आ गया, देयर इज नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और चौथा जो है, इज देयर एनी मिल्क इन द जग, क्या जग के अंदर दूध है, कोई दूध है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ एनी का यूज़ हो रहा है, और थर्ड सेंटेंस में भी एनी का यूज़ हो रहा है। फर्स्ट में सम का यूज़ हुआ है, सेकंड में सम का यूज़ हुआ है। अब इनको एनालाइज करके देखो तो ये पहले फर्स्ट टू सेंटेंसेस जो हैं जिनमें सम का यूज़ हो रहा है, वो सब क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। इसी तरह से दूसरा जो है, ये भी पॉजिटिव है। तीसरा, देयर इजंट एनी मनी इन माई पर्स, ये है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस है। और इज देयर एनी मनी इन द इज देयर एनी मिल्क इन द जग, ये है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाला है, प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव। तो कहने का मतलब, सम का यूज जो है वो कौन से सेंटेंस में हो रहा है? पॉजिटिव। जो सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं या कि हमें कोई पॉजिटिव सेंटेंस यूज करना होता है, उसके अंदर हम सम का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसका मतलब कुछ है, इसका मतलब भी कुछ है, जैसे कि कुछ दूध है या नहीं है, थोड़ा दूध है कि नहीं है पूछना है, दोनों का मतलब कुछ है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सम का यूज जो है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर ही करना है, और एनी का यूज या तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर होगा, और या इंटरोगेटिव, या तो नकारात्मक वाक्य के अंदर होगा, और या प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर होगा, वो एनी का प्रयोग होगा। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अब है मच और मैनी, इनमें क्या डिफरेंस है? मच जो है वो क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? मच शो करता है क्वांटिटी, मात्रा को शो करता है। और मैनी क्या शो कर रहा है? नंबर, ये संख्या को, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उस संख्या को शो करता है। और मच जो है क्वांटिटी यानी मात्रा को शो करता है, यानी कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम कोई चीज़ ऐसी जो मात्रा होती है उसको तोल सकते हैं, तोलने वाली है तो, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो जो चीज़ काउंट नहीं करने वाली है उसके साथ हम मच का प्रयोग करेंगे, और जो काउंट करने वाली चीज़ है, गिनने योग्य है, उसके साथ मैनी का यूज़ करेंगे। कई बार ये बात ध्यान नहीं होती है तो उल्टा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इजंट मच मिल्क इन द जग,
दूसरा एग्जाम्पल अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। Many students are absent today। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट कि पहला वाला सेंटेंस है इसमें मच का यूज हो रहा है और दूसरे में जिसमें मैनी का यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो इसके बाद जो नाउन आया है मिल्क है, मिल्क जो है वो उसको हम क्वांटिटी में लेते हैं, मात्रा, उसको तोलते हैं, मापते हैं, उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मच का यूज, यहाँ पे मैनी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि ये काउंट करने वाली चीज़ नहीं है ये भी नाउन। डिटर्मिनर क्यों है? बेसिक चीज़ पे आ जाओ, ये भी डिटर्मिनर है, मच भी डिटर्मिनर है और मैनी भी डिटर्मिनर है, दोनों ही डिटर्मिनर है। लेकिन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि मच जो है वो क्वांटिटी को शो करता है, मात्रा को शो करता है, जबकि मैनी जो है वो संख्या को, नंबर को शो करता है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आज कई छात्र एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। तो ये छात्र आ रहे हैं, इसके आगे जो बाद में आ रहा है नाउन आ रहा है, ये नाउन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर ये नाउन आ रहा है। डिटरमिन हो गया, पोजीशन फिक्स हो गई, दोनों की पोजीशन फिक्स हो गई, डिटरमिनर दोनों ही हैं। लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पर मच जो है वो क्वांटिटी को शो कर रहा है और मैनी जो है वो नंबर को शो करता है, यानी कि संख्या को शो करता है। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। इसी तरह से और भी कई सारे डिटरमिनर्स हैं, जैसे कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये भी डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। और इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस, पहली बात तो इनमें समानता क्या है, डिफरेंस बाद में देखेंगे, पहले समानता देखो। समानता ये है कि ये क्वांटिटी को शो करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? मात्रा को शो करते हैं। ये पूरा जो सेट है, दिस सेट ऑफ 3, ये सारे का सारा क्या है? क्वांटिटी के लिए आता है, मात्रा के लिए आता है। तो इनमें ये बिना आर्टिकल का है, पहला ओनली लिटिल, दूसरे में आर्टिकल ए लगा हुआ है, तीसरे में आर्टिकल द लगा हुआ है। तो ये तो है नहीं कि अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी आर्टिकल ए लगा दो, जहाँ मर्जी द लगा दो, ऐसे तो है नहीं, कोई रूल होगा इसका। तो रूल ये है कि लिटिल जो है इसका मतलब होता है सम। इसका मीनिंग क्या है? सॉरी, इट मीन्स नॉट मच, यानी कि जिसको कह सकते हैं कि नगण्य, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम, ना के बराबर, नॉट मच। और अ लिटिल मीन्स सम, थोड़ा सा, कुछ मात्रा में, वो पॉजिटिव है, कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव सेंस में है। और ये ओनली लिटिल जो है नेगेटिव सेंस में आता है। और जो द लिटिल है, ये इसका अगर मीनिंग निकालें तो इसका मीनिंग ये निकलता है नॉट मच बट ऑल दैट इज, नॉट मच बट ऑल दैट इज, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना है वो सारा का सारा।
ये मीनिंग निकलता है इसका। अ, जैसे एग्जाम्पल है, किसी ने आपको कहा चाय बनाने के लिए, और अगर आप ये कहते हो देर इज लिटिल मिल्क इन द जग, इट मीन्स यू कांट प्रिपेयर टी, चाय बन नहीं सकती है, क्योंकि ओनली लिटिल है। यहाँ लिटिल का मतलब न के बराबर, नगण्य, बिल्कुल न के बराबर, कोई मात्रा इतनी थोड़ी है, ये 2-4 बूंद है जिससे चाय नहीं बन सकती, तो इसलिए यहाँ पे लिटिल का यूज़ हुआ है, ये नेगेटिव सेंस में। लेकिन अगर वो कहता है देर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, अगर ये कहा जाए देर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, तो ये पॉजिटिव है। दैट मीन्स द मिल्क इज एनफ फॉर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के लिए दूध जो है पर्याप्त मात्रा में है, इतना है कि चाय बन सकती है। तो ये क्या हो गया, इसका सेंस जो है ये पॉजिटिव है, और पहले वाले का सेंस जो है वो नेगेटिव है। इसका जो भाव है, जो कोनोटेशन है, जो भाव निकलता है इस सेंटेंस का कि देर इज लिटिल मिल्क इन द जग, मीन्स कि बहुत ही थोड़ा है, 2-4 बूंद है और उससे चाय नहीं बन सकती है। जबकि दूसरा वाला जो एग्जांपल है जिसमें ए लगा हुआ है लिटिल के साथ, देर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, ये पॉजिटिव है, ए लगाते ही पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब चाय बन सकती है, इतनी मात्रा में है कि उससे चाय बन सकती है। और तीसरा जो है द लिटिल, अब इसको देखते हैं। द लिटिल मिल्क इन द लिटिल मिल्क इन द जग was drunk by the cat। अब इसमें ये द लिटिल आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? पहले वाले में तो है न के बराबर है, देर इज लिटिल मिल्क, नाम मात्र का है, चाय नहीं बन सकती, देर इज लिटिल मिल्क इन द जग, नेगेटिव है। फिर दूसरे वाले में ए लगा दिया, यहाँ पे देर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, थोड़ा सा दूध है, चाय बन सकती है, पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरे वाला जो है द लिटिल मिल्क इन द जग वाज ड्रंक बाय द कैट, इसका मीनिंग क्या है? द लिटिल का ये मीनिंग आपको बताया हुआ है, ये है नॉट मच बट ऑल दैट इज, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना था वो सारा का सारा, पहले ही कम था, पहले ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब पोजीशन क्या है, द लिटिल मिल्क इन द जग वाज ड्रंक बाय द कैट, दूध जो पहले से ही थोड़ा था लेकिन जो भी था वो सारा का सारा बिल्ली पी गई, अब भी चाय नहीं बन सकती। चाय बन कौन से में रही है? सेकंड वाले में, सेकंड वाला पॉजिटिव है और बाकी दोनों नेगेटिव है। तो देखने में बहुत ही छोटा लगता है ये कि ये तो आर्टिकल ए लगा दिया, यहाँ पे द लगा दिया, ये मर्जी नहीं चलेगी किसी की, अपनी मर्जी से नहीं होता है, ये सब क्या है, ग्रामर के रूल्स के से बंधे हुए हैं सारे के सारे, और इनका थोड़ा सा चेंज करते ही मीनिंग चेंज हो जाता है। यही जो बारीक चीज़ें ये ध्यान देने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो सेट है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का, ये तीनों के तीनों काय के लिए आता है? क्वांटिटी शो करने के लिए आता है, मात्रा शो करता है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको या हम तोलते हैं, मापते हैं, या नहीं भी तोलते तो हम
दिमाग में रखते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए यूज होता है इन तीनों का। इसी प्रकार से एक और सेट है जो कि डिटर्मिनर की कैटेगरी में आता है, उसको देखते हैं। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये तीनों के तीनों क्या शो करते हैं? नंबर। ये संख्या के लिए प्रयुक्त होते हैं, और संख्या के लिए प्रयुक्त होने का मतलब हुआ कि ये जो काउंटेबल चीज है जिसको हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए इनका प्रयोग होता है। अब बात है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। एक अकेला फ्यू है, एक में ए लग गया आर्टिकल, दूसरे में दा लग गया, तो इसमें मीनिंग में क्या फर्क हुआ? फ्यू का मतलब है नॉट मैनी, अ फ्यू का मतलब सम। कुछ। और द फ्यू का मतलब नॉट मैनी बट ऑल दैट इज, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना है वो सारे के सारे, जितने हैं वो सारे के सारे, ये मीनिंग निकलता है इसका दा लगाते ही। अब इनको सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर few students of our class got डिस्टिंक्शन मार्क्स। मान लीजिए कि क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उन 100 स्टूडेंट्स में से रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि टीचर ने कहा कि फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स, इस क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शन मार्क्स आई है। लेकिन ये जो फ्यू है ये नेगेटिव कनोटेशन है इसका, इसका मतलब बहुत ही कम है, नगण्य है, उंगलियों पर गिनने लायक हैं या है ही नहीं। 100 में से कोई एक या दो की आ गई डिस्टिंक्शन आ गई, या एक की भी नहीं आई, या एक आ गई सिर्फ एक ही आई या दो आई, तो कहेंगे। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा की आई है, 10 15 20 स्टूडेंट्स की आ गई डिस्टिंक्शन, तो फिर आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव कोनोटेशन दे देता है इसको। द मोमेंट वी यूज दिस आर्टिकल ए, द होल सेंटेंस बिकम्स पॉजिटिव, एंड विदाउट दिस आर्टिकल इट इज नेगेटिव। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में।
अ फ्यू स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड टू प्ले एट नेशनल लेवल। इसमें सेंटेंस देखते ही पता चलता है कि कोई पॉजिटिव बात है, और इस पॉजिटिव चीज़ को व्यक्त करने के लिए हमने क्या किया, इस आर्टिकल का सहारा लिया, ए लगा दिया। फ्यू तो इसमें भी है, फर्स्ट वाले में भी, लेकिन वो नेगेटिव कनोटेशन है। 100 में से कोई एक आधा आ गया डिस्टिंक्शन, एक या दो आ गई, तो उसको कोई अचीवमेंट नहीं है। इसलिए जो है इसको बोलेंगे तो चाहे हम बोल रहे हैं चाहे लिख रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में बिना आर्टिकल की यूज़ करेंगे, बिना आर्टिकल का ही फ्यू का यूज़ करेंगे। फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स। हमारी क्लास के एक आधे किसी स्टूडेंट की डिस्टिंक्शन आई है, मतलब नेगेटिव है। लेकिन जब ये कहा जाता है अ फ्यू स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड टू प्ले एट नेशनल लेवल, कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नेशनल लेवल पे खेलने के लिए हुआ, तो ये अचीवमेंट की बात है और ये पॉजिटिव है। क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया है। ए हटाते ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है द फ्यू की, जिसका मीनिंग है नॉट मैनी बट ऑल दैट इज। ज़्यादा तो नहीं, पहले ही कम थे, लेकिन जो थे वो भी सारे के सारे अब नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमें ये द फ्यू का प्रयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, he lost the few friends he had. He lost the few friends he had. यहाँ पे द क्यों लगाया, इसका क्या मतलब है? द फ्यू डिटरमिनर तो है, तो नाउन तो आएगा ही आएगा। ये यहाँ पे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स क्या है, नाउन है। इधर क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ये भी नाउन है। इधर क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ये भी नाउन है। नाउन तो सारों के बाद आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये आपको शुरू से बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है, क्योंकि ये डिटरमिनर है इसलिए आ रहा है। डिटरमिनर क्या करता है, नाउन की पोजीशन को फिक्स करता है कि अब नाउन जो है आने वाला है। नाउन आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें पहले वाले सेंटेंस में ए नहीं लगाया फ्यू से पहले, दूसरे वाले में ए लगा दिया, और तीसरे वाले में हमने क्या किया, द लगा दिया। तो ये जो समझने वाली बात है, बता रहा हूँ। पहली बात, बेसिक चीज इन तीनों के बारे में कि ऑल दीज थ्री, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, डिनोट नंबर। ये तीनों के तीनों संख्या को व्यक्त करते हैं। इनके कहने का मतलब इनके तुरंत बाद में जो नाउन आ रहा है वो ऐसी चीज है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। आप खुद चेक करके देख लो, जैसे इसमें फ्यू के बाद में स्टूडेंट्स आ रहा है, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिनने योग्य हैं। फिर दूसरे में भी स्टूडेंट्स हैं, गिन सकते हैं, गिनने योग्य हैं। और तीसरे में फ्रेंड्स आ रहा है, फ्रेंड्स, ये भी, इनको भी, मित्र को भी हम गिन सकते हैं, संख्या है, गिनने योग्य है। तो ये तीनों का प्रयोग तभी होता है जब हम उस चीज को गिन सकते हैं, ऐसा कोई नाउन आ रहा हो या आने वाला हो जिसको हम गिन सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज है, यहाँ पे मान लो मिल्क है, या ऑयल है। अब इसको तो हम गिन ही नहीं सकते। दूध है, तेल है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, ये लिक्विड है, इसको हम गिन नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग, इनसे कहने का मतलब इनसे पहले हम इन तीनों को नहीं लगा सकते। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए पहले जो बताया था, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच वगैरह यूज करते हैं। इनका प्रयोग, इनका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है कि अब हम कौन सा डिटरमिनर यूज कर रहे हैं, या हमें कौन सा डिटरमिनर यूज करना चाहिए। तो जो नाउन दिया हुआ है एग्जाम में, जो सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में ये नाउन देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन से ग्रुप का है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो कौन से सेट का डिटरमिनर काम आएगा, अनकाउंटेबल है
तो कौन से सेट का डिटरमिनर हमारे काम आएगा। फिर उनमें भी वैरायटी बहुत है, इनमें से कौन सा पिक करना है, सेंटेंस जो बनने जा रहा है वो नेगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव बन रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखने में तो लगता है कि ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे द लगा हुआ है, कोई खास बात नहीं है, पर ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। अब ये तीसरा एग्जाम्पल है, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो थोड़े से मित्र थे वो भी अब नहीं रहे, उनकी मित्रता समाप्त हो गई, यानी कि पहले ही कम थे। यहाँ द फ्यू बता रहा हूँ, द फ्यू का मतलब नॉट मैनी, पहले ही ज्यादा नहीं थे, पहले से ही कम थे, बहुत कम थे, 2-4 मित्र रहे होंगे। बट ऑल दैट इज, लेकिन अब क्या है, अब जितने थे वो सारे के सारे गए, उनमें सब एक भी नहीं है। ठीक है, वो एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसके मित्र ज़्यादा नहीं थे, 2-4 ही थे गिने चुने, और अब वो भी उसके मित्र नहीं रहे। अगर ऐसी बात हमें कहनी हो तो इस प्रकार का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड। ये इसके बारे में, इसका जो है डिफरेंस हो गया फ्यू अ फ्यू द फ्यू का। इसके पहले बताया आपको लिटिल अ लिटिल द लिटिल का। इसी तरह से और भी डिटरमिनर्स हैं। ईच, पहले कर लेते हैं वो, आइदर और नाइदर, ये भी डिटरमिनर है। क्या मीनिंग है इनका, आइदर, आइदर मीन्स वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक, और बोथ, कई बार दोनों के दोनों, बोथ, तो भी आइदर का प्रयोग होता है। नाइदर का क्या मतलब है, नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं, नाइदर। इनके बाद में नाउन आएगा क्योंकि ये डिटरमिनर है। अब एग्जाम्पल देखो, he can write with, he can write with, he can write with either hand। इसका क्या मतलब हुआ, he can write with either hand, either का मतलब दोनों में से कोई, कोई एक या दोनों। तो he can write with either hand मतलब वो दोनों में से किसी हाथ से लिख सकता है, लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है, राइट हैंड से भी लिख सकता है। उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो एबिलिटी है कि दोनों में से किसी हाथ से लिख सकता है। ऐसे होते हैं कई लोग। तो जहाँ पर ये बात आए कि दोनों में से कोई एक, वहाँ पर आइदर का यूज होगा। और इसको, इसके तुरंत बाद में
नाउन आएगा। ये हैंड आ रहा है, हैंड क्या है, नाउन है, इसलिए डिटरमिनर है। लेकिन अपने को बेसिक चीज़ देखनी है इसमें, आइदर और नाइदर के बारे में। तो आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। एक और एग्जांपल देखो इसका, there were trees on either side of the road, there were trees on either side of the road। नाउन कहाँ आ रहा है, आइदर तो लगा दिया, उसके बाद में क्या आ रहा है, साइड। साइड क्या है, नाउन है, आ गया ना नाउन। बिना नाउन के इसको अपने इस कैटेगरी में, डिटरमिनर की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते। तो चूंकि आइदर है, डिटरमिनर की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसके तुरंत बाद में नाउन आना लाजमी है। नाउन आ गया है, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड में पेड़ थे। ठीक है, ज़्यादातर 99% केस में क्या होता है, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, लेकिन यहाँ पर क्या ये सेंस क्या दे रहा है, दोनों में से दोनों का सेंस दे रहा है कि रोड के दोनों साइड में ट्रीज थे, तो भी आइदर का यूज़ होगा। और दोनों में से कोई एक है, जैसे वो किसी एक हाथ से लिख सकता है, लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है, राइट हैंड से भी लिख सकता है, तो उसके लिए आइदर का प्रयोग होगा। ये तो हुआ आइदर का प्रयोग। अब देखो नाइदर का, नाइदर ऑफ द बॉयज कुड सॉल्व द सम। सम होता है गणित का सवाल। लड़के कितने थे, इस पूरे सेंटेंस से क्या पता चलता है, कुड कुड सॉल्व द सम, सवाल को सॉल्व नहीं कर सके, थे कितने, दो, क्योंकि यहाँ नाइदर लगा हुआ है। नाइदर आ गया, इसका मतलब दो ही हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे नाइदर आ गया इसका मतलब बात कितने जनों की हो रही है, सिर्फ और सिर्फ दो जनों की बात हो रही है। अगर तीन हो गए, दो से ज़्यादा होते ही नाइदर का सवाल खत्म है, क्वेश्चन डज नॉट अराइज, नाइदर यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से आइदर है, इसमें भी ये टू लिखा लगा हुआ है, हिडन है, दिखाई नहीं दे रहा है, पर पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी दो, जब दो जनों की बात होगी या दो चीज़ों की बात होगी तभी हम आइदर का प्रयोग कर सकते हैं। और जब इधर नाइदर में भी यही बात है, जब दो चीज़ों की या दो जनों की बात होगी तभी हम नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो दो से अगर ज़्यादा है तो बात ही खत्म हो गई, फिर इनका यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, आइदर और नाइदर का प्रयोग हम तभी करेंगे जब दो जनों की बात हो रही है। तो ये जो सेंटेंस है एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द बॉयज कुड सॉल्व द सम, मतलब दोनों में से किसी लड़के ने उस सवाल को हल नहीं किया, हल नहीं कर सका। ये बात हुई नाइदर की। इसको आप लोग आपकी बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है डिटरमिनर वाला, डिटरमिनर में कई बार कुछ बुक्स में आर्टिकल अलग से दिया हुआ है, कुछ में उसके साथ ही दिया हुआ है डिटरमिनर के। तो जो भी आपके पास है अच्छी तरह से इसको रिवाइज करना, जो मैंने कराया है इसके हिसाब से, और फिर उसके अंदर जो एक्सरसाइज दी हुई है लास्ट में उसको सॉल्व करना, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो लेकर के एक दिन मेरे सामने जो है आप
बताना, एक दिन रखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग डे, उस दिन सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ थोड़ी सी बातें और हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।